हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारी 6वीं क्लास से परसेंटेज की, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, किया किसी ने? चलो मैं बता देता हूँ, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। एक सेकेंड। भैरव की आय का 65%, समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 अधिक होती तो समिता और भैरव की आय का अनुपात 3:2 होता। तो समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय कितनी है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो, एस से हम समिता को डिनोट करेंगे, है ना। समिता की आय का 65%, है ना। समिता की इनकम मतलब एस से का 65% मतलब 65/100 बराबर, यहाँ पे ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, 65% इज इक्वल टू भैरव, क्या गजब ना, भैरव के 91% के बराबर है। ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पर कैंसिल कर दो। 13×5 65, 13×7 91। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर अब एक चीज़ देख लो कि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर कभी भी ऐसी इक्वेशन आए तो ये एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे करो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करो, इसको ट्रांसफ़र कर दो बी को इधर साइड, तो बी ट्रांसफ़र होगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, एस अपॉन बी इज इक्वल टू 5 उधर चल जाएगा, 7/5। तो वही आया ना, एस की वैल्यू 7, वैसे ही बी की वैल्यू 5, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना। ओके, चलो आगे क्या बोला है। अच्छा, इतना ज़्यादा है बोल रहा है वो। समिता की आय उसकी वर्तमान आय से इतना अधिक है, तो उनके वर्तमान आय हमने मान ली, इसमें x मान लो। इनके वर्तमान आय 7x है और इसकी वर्तमान आय, भैरव की वर्तमान आय कितनी है 5x। तो 7x में अगर हम 1500 ज़्यादा कर देते हैं, है ना, समिता की आय में 1500 ज़्यादा कर देते हैं और भैरव की वर्तमान आय में 500 अधिक कर देते हैं, तो वर्तमान आय कितनी भैरव की 5x, इसमें हमको 500 अधिक करना है, तो क्या रेशो बन जाएगा 3/2 रेशो बन जाएगा। यही बोला है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो, मैंने x क्यों लिया, कई लोगों के मन में प्रश्न है कि x क्यों ले लिया सर। यहाँ पर x इसलिए लिया क्योंकि यहाँ नंबर में दिया ना भाई, रुपये में दिया है, रुपये में दिया है, तो हम रुपये में जोड़ रहे हैं ना, तो यूनिट में थोड़ी ना जोड़ सकते, तो हम कुछ नंबर बनाने के लिए हमने इससे x का मल्टीप्लाई कर दिया और उसको वर्तमान आय मान ली। इसके 7x है समिता की और 5x है भैरव की। ठीक है, अब यहाँ तो आप कर ही सकते आसानी से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, करो, 2 का गुना करो 14x। ये इक्वेशन आदि तो मन में ही हो जाती है ना, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में इतना सॉल्व करना, ये वो कुछ नहीं। आगे जब प्रैक्टिस क्लास होगी तो मैं बता भी दूंगा कि हाँ डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करना है, बट अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। फाउंडेशन बेच है तो क्लास को प्रॉपर थोड़ी बेसिक से ही लेकर चलते हैं, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं अभी स्टार्ट ही किया हुआ है उनने पढ़ना, तो उनको बहुत दिक्कत आती है ना, तो सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 का गुना करो 7 दूनी 14x, फिर 2 का गुना किस में होगा, ये देखो, ये 2 से गुना किया यहाँ पर और ये 3 का गुना करेंगे इसमें, तो 2 से गुना किया मैंने 7x में, तो कितना हो गया 14x, फिर 2 का गुना 15 में भी होगा ना, 15 दूनी 1500 में होगा तो कितना हो जाएगा 3000, 1500 का डबल बराबर 3 का गुना करो, 3×5 15x प्लस 5×3 1500, इतना आ गया। ठीक है भाई, x वाले को एक तरफ कर लो, बिना x वाले को एक तरफ कर लो, तो एक काम करो 14x को उधर भेज दो, तो 15x माइनस 14x, ये स्टेप लिखने की नहीं होती है, बाकी अगर किसी को समझ नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मन में घटा लो। एक काम करो 3000 में ये 3000 बचा है, यहाँ पर में से 1500 घटाऊँगी तो कितना बचेगा, 3000 में से 1500 घटा दो, ये अच्छे से लिख दूँ, हाँ, तो कितना आ जाएगा भैया 1500 आएगा, बराबर कितना बचा, सिर्फ x बच गया यहाँ पर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय कितनी है, तो x की वैल्यू 1500 है, तो इनकी वास्तविक संयुक्त आय कितनी होगी, ये वास्तविक आय मानी थी अपने 7x 5x, तो संयुक्त दोनों को जोड़ दो, है ना। कंबाइंड इनकम यहाँ लिख दूँ मैं, कंबाइन,
ये नोट्स प्रॉपर बनाना है आपको, नोट्स में तो लिखना है भाई, है ना, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे बाद में समझ नहीं आएंगे, आप लोग रिवाइज़ करते नहीं हो प्रॉपर, इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। कंबाइंड इनकम इनकी कितनी होगी, 7x धन 5x कितना हो गया भैया, 12x, मतलब 12 गुणित 1500, x की वैल्यू 1500 है ना, तो कर दो गुना, कितना आ जाएगा, 18,000 आएगा ना, गुना कर लेना भाई, है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, वाह लैंग्वेज बड़ी क्वेश्चन की, देखते क्या बोल रहे हैं। एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्यय जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है ना। अपनी दैनिक दिनचर्या ही बता दी इनने तो। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। सारा व्यय करने के बाद ये जो बोला है ना, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पे खर्च करता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई, है ना। उसके बाद सभी व्यय के, इन सारे व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से खर्च निकाला जा सकता है ना। तो 92% वो खर्च करेगा ना, 8%, अगर मान लो 8% बचाता है तो 92% खर्च करेगा, ये याद रखना है। आगे देखो, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। ठीक है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है। देखो भाई, क्वेश्चन का है ना, एक एक स्टेप पर ध्यान दो, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना। धीरे धीरे पूरा वन गो में क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ध्यान से देखो, हमको यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले तो हम को लास्ट में उसने व्यय पूछा था, हम यहाँ व्यय निकाल लो। एक तो 8% अगर उसकी बचत है तो उसका खर्च कितना होगा, खर्च 100% मान लिया टोटल, तो खर्च कितना होगा। अभी सारी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 35,000 का 92/100, क्योंकि उसकी बचत कितनी, 8% बचत है ना उसकी, ये 8%। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो इसका भी ऐसे ही रहता, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आगे देखो, सभी व्यय के बाद इतना बचा। ठीक है, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है ना। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 आपको पता ही है। तो स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य को क्या लिखेंगे हम, हेल्थ, तो एच से डिनोट कर दो और भोजन को एफ से कर दो। तो भोजन की तुलना में अधिक ना, तो भोजन की तुलना में 2 से ये कितना 3। ठीक है, 50% अधिक, इतना तो आ गया होगा क्योंकि आज 6वीं क्लास है, आपको सब पता है। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। भोजन पर जो व्यय होता है, मनोरंजन मतलब हम इसको लिख देते इंटरटेनमेंट, है ना, ENT लिख दिया, समझ जाना। 3 नहीं, क्या बोल रहा है, भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना, ये 1 से 3 गुना हुआ भोजन पे व्यय, ये भोजन पे व्यय है ना भाई। इस क्वेश्चन को बहुत स्लो समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूज होने का चांस है इसमें। आगे देखो, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो स्वास्थ्य पर होने वाला जो व्यय है ये वाला, शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो पहले यहाँ से तो डायरेक्ट निकाल लो, है ना। क्या कर सकते हैं हम इसका रेशो निकालने के लिए, यहाँ पर इक्वल बनाना पड़ेगा। ये वो फूड का दिया है 2 और 3, इनको समान बनाना पड़ेगा ना, अलग अलग कैसे हो सकता है रेशो। तो ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ये रेशो के चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बन गया बराबर। ओके, तो यहाँ पर 3 का गुना होगा तो इसमें पूरे में होगा, कल भी बताया था, है ना, कल या परसों की क्लास में बताया था मैंने, इसके पहले जो क्लास थी उसमें। तो यहाँ पर 3 दूनी 3 तिरका 9, रेशो 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई तो ये 2 आ गया। ठीक, आगे उसने क्या बोला है, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। ठीक है, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा में होने वाले व्यय का आधा है। तो शिक्षा में होने वाले व्यय यहाँ लिख दो, ये एजुकेशन, यार ये एजुकेशन पे होने वाला व्यय यहाँ पर आएगा। तो ध्यान दो, हमको बोला है कि हेल्थ पर होने वाला व्यय एजुकेशन पे होने वाले व्यय का आधा है, 2 का आधा है, यही ना। तो सीधा कर दो 18, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 18 का आधा 9। ठीक है भैया, आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है किराए पर व्यय भोजन और स्वास्थ्य शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों का व्यय जोड़ लो, कितना है भोजन पर, 6 है भैया, और स्वास्थ्य पर 9 है, शिक्षा पर कितना है, ये 18।
ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 33। और आगे क्या बोला है हमको, संयुक्त व्यय का 1/3। इनका 1/3 क्या होता है, किराए पर व्यय, है ना। इनका 1/3 होगा किराए पर व्यय। तो ये 33 का 1/3 निकाल लो तो रेंट पर आ जाएगा। तो इसको छोटा लिख देते हैं, एजुकेशन पर, ये इधर थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा रेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेंट पर होगा, आर से डिनोट कर दो, समझ जाना। अब रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11, है ना। ओके, अब आगे क्या पूछा है, शिक्षा पर व्यय किया जाता है। शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, खर्च पूछा है भैया, शिक्षा पर कितना व्यय, यह सब हटा दूँ मैं? नहीं, इसको नहीं हटा सकते, समझ नहीं आएगा आप लोग, छोटा कर देते हैं ना। ठीक, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट का टाइम दो। ओके भाइयों, हमसे पूछा क्या है, शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है ना। तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, 18 कितने में से, तो इनको जोड़ दो, 9 और 6 15, 2 17, 17 11 28 और 18 46। ओके, तो एक काम करो, यहाँ पर लिख दो खर्च, शिक्षा पर खर्च, है ना, शिक्षा पर खर्च। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है भाई, नोट्स में लिखना है, ठीक। अगली बार जब नोट्स पलटो तो समझ में आए, ठीक है। शिक्षा पर खर्च तो टोटल खर्च में से निकालेंगे ना। टोटल खर्च कितना है, 35,000 गुणित 92/100, ये हम पहले ही निकाल चुके थे टोटल खर्च। ये देखो, ये है हमारा टोटल खर्च, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18/46। शिक्षा पर व्यय 18 कितने में से, 46 यूनिट में से 18 यूनिट है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 ही नाम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 23 चौक 92 और 4 का 35 में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 140। 2 जीरो से 2 जीरो तो काटे ही नहीं यार, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 को 20, 4 13 14, हाँ 1400 गुणित 9, 14 नाम 126, तो 126 00, यही आंसर होगा रुपए में, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना है एक एक इक्वेशन, मतलब सॉरी एक एक लाइन पर आपको ध्यान देना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तब होगा। अगर एक साथ में आप समझने की कोशिश करोगे नहीं होगा, तो एक एक लाइन पर फोकस करना है, एक एक लाइन को सॉल्व करते जाना है, जैसे इसको किया पहले, फिर ये जो आगे बोला है वो, फिर हो, तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कल रिपीट कर देंगे, ठीक। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज बढ़ी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है भैया। ठेकेदार साहब पर आ जाते हैं ना, ठीक है। ऐसे सवाल तो हम कर चुके हैं। एक ठेकेदार भुगतान की राशि में परिवर्तन किए बिना अपने श्रमिकों के लिए एक सप्ताह के कार्य के समय को 48 से बढ़ाकर कितना कर रहा है, 36। तो ये टाइम को कितना कर रहा है भाई, 48 आवर से 36 आवर कर रहे हैं, है ना। तो 12 चौक 48, इस कैंसिल हो जाएगा ना रेशो में, तो 12 3 36, ठीक है। तो टाइम का रेशो कितना आ गया, फिर से लिख देता, 4:3, ठीक है। तो प्रति घंटा भुगतान की राशि में प्रतिशत परिवर्तन बताना है हमको। ये इसका हो गया समय, ठीक है। और ये लागत कितनी हो जाएगी, 4:3 हो जाएगी, 3:4 व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो बोल रहे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, 1 की वृद्धि हुई कितने पर, 3 पर गुणित 100, कितना आ गया तुम्हारे पास, 33.1/3। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए तो इसलिए जल्दी कर लिया। 33/1/3, ये 33 आएगा भाई, यहाँ 30 नहीं आएगा, ये गलत दिया है ना, ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको काट दो। यहाँ आंसर होगा 33/1/3% आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपये में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम कर चुके पहले, तो आज आपका ये रिवाइज हो जाएगा, है ना। चीनी के मूल्य में 12% कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपये में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है। चीनी का वास्तविक मूल्य बता दो। तो हमको पता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही होता है। तो बताओ भैया, इसके प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पर पेन चेंज कर ले, प्राइस में 12% की कमी हुई, इसका मतलब 100 से कितना हो गया, ये 88
है ना। 100 से ये हो गया 88 प्राइस में, ठीक है। तो इसका कंजम्पशन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ऊपर भी तो इस सवाल क्या था, इसका ये होगा रेसिप्रोकल। तो ये यहाँ पर कैंसिल कर दो, पहले इसको 4 से काट दो, 4 दुनिया, ये तो 25 बार कट जाएगा और ये 22 बार कट जाएगा, है ना। तो ये कंजम्पशन इसका रेसिप्रोकल 22 रेसो 25, ठीक है। ये सब हम पहले समझ चुके हैं ना। तो अब मुझे ये बताओ कि उसने क्या बोला है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है भैया। 1200 रुपये में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, मतलब कंजम्पशन कितना अधिक है, यूनिट में कितना, 3 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख दूँ क्या, 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7/3। तो हमको वास्तविक मूल्य बोला है, तो कभी भी पता होना चाहिए आपको ये ओरिजिनल प्राइस है और ये न्यू, है ना। तो ये ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब अगर आप प्राइस निकालोगे तो मान लो एक्सपेंडिचर का फार्मूला है आपके पास, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो यहाँ से प्राइस का फार्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हमको दिया है, कितना कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, 1200, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर 1200, तो कंजम्पशन कितना निकालना है, इसका वास्तविक निकालना पड़ेगा। तो वास्तविक कितना है 22, तो 22 यूनिट की वैल्यू निकालो, 22 यूनिट की वैल्यू, तो 7/3 गुणित 22, ये आ गया। चलो अब हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल प्राइस, या फिर जब बोल लो आप एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 1200/7 गुणित 22 गुणित बट्टे में यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन ये 3 ऊपर चल जाएगा गुने में, है ना। तो यहाँ पर 3 ऊपर चले गया गुने में। अब इसको कैंसिल कर लो भाई, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 6 1800/77, 1800/77 भाग दे दो, तो 2 बार में 154 बचे 26, 260, तो 3 बार में आएगा लगभग, है ना। तो ये 23 यहाँ पर दिख रही है, ए ऑप्शन इसका, है ना। बीच में ऐसे क्वेश्चन जानबूझ करके रखे कि जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में कृति ने EMI का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़े की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया, ठीक है भाई। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था, ठीक है। फिर ये सवाल करते हैं, है ना। तो 22% का वेतन उसने क्या किया, EMI पर भुगतान कर दिया, तो शेष वेतन को किराने, ग्रोसरी और क्लोथ पर 7:5 में, देखो भाई शेष को बोला है, तो शेष कितना 100 हमने मान लिया, शेष कितना 22% खर्च करने के बाद शेष कितना बचा उसके पास 78, अरे शेष 78 बचेगा, ये शेष, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि शेष, अब उसने कपड़ों की खरीदारी पे इतना खर्च किया, तो कपड़ों की खरीदारी पे कितना होगा, कपड़ों पे 5 कितने में से, 7 5 12 में से, है ना। और शेष का किया तो 78 का किया, दिया कितना है हमको 18,200, तो कैंसिल करो भैया, 13 छिंग 78, 13 कम 13, 13 चौक 52, 1400, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 280, तो 56, 560, हाँ। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 560, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ठीक है। पूछा क्या है, टोटल वेतन इतना आ गया, वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन 16% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगी 116। तो भैया 5600 में 116 का मान निकालना है, तो बटे में 100 गुणित 116 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, गुना करो 56 का 116 में, 56 एकम 56, 56 एकम 56, हासिल गए 5, 56 छिंग 636 के 3, हासिल गए 3, 6 5 30 3 33, 336, तो ठीक है, जोड़ लो, 6 6 3 9, 5 3 8 और 6 14 के 4, हासिल गए 6 4 9 6, ओके। ये ऑप्शन 64960 मल्टीप्लाई कर लेना आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है।
गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और इसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% खर्च करती है, जीपी ऐप में 10% भेजती है, बचत बैंक खाते में 15% बचत करती है, चलो कुछ बचाए भी है, और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। तो वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगी शेष? तो भैया जो खर्च कर रहा है वो निकाल लो ना पहले टोटल। तो देखो 15%, एक सेकेंड, 15 प्लस 40 प्लस डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो 10, वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ है ना, प्लस 10 तो 15% तो बचत करती है। अब इसमें से जो बचेगा तो ये ओवरऑल कितना हो गया सब परसेंटेज में है ना, ठीक। हाँ ये ओवरऑल कितना हो गया, 15 दूनी 30 और 50 80% आ गया। एक सेकेंड, 80 क्या हुआ इसको, अच्छा 80% आ गया, ठीक है। आगे देखो, शेष ईएमआई के रूप में, शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती हुई ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती? तो ये 80,000 जो उसकी मासिक आय उसका 80% भाई, बचा कितना 20% ना, 80% तो ये खर्च है इसका यहाँ पर। अब जो शेष राशि कितनी बचेगी 20%, तो इसका 20% निकाल लो, है ना। मन में हो जाता है तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं इस सवाल में। इसका 20% के लिए 1/5 होती ना, मैं 20% लिख देता हूँ, उन्हें सोचेंगे 1/5 कहाँ से है, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो और 8 दूनी 16,000 इसका आंसर, ठीक है। था ना बहुत इजी, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है सवाल में, मन में हो जाता है सवाल, ठीक। चलो आगे चलते, ये आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पास शुरुआत में चॉकलेट की एक निश्चित संख्या थी, जबकि रवि के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेटों की संख्या का 80% भानु के पास शुरुआत में था। ओके, रवि अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को देता है, जबकि भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से और मिल जाती है। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एग्ज़ाम में जब प्रेशर में रहोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलो करते हैं इसको भी। तो एक काम करो, रवि को मान लेते हैं 100 चॉकलेट थी रवि के पास, तो भानु के पास उसके 80% था, है ना। ये पहली लाइन से रवि के पास हमने मान ली 100 चॉकलेट थी, तो भानु के पास कितनी हो जाएगी, उसका 80%, तो 80 चॉकलेट हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे रवि अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे, वो अपनी सिस्टर को देता है 100 का 10%। 10% कितना होता 100 का 10 ही होगा ना मेरे भाई, ठीक है। फिर भी लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से मिल जाती है ना। तो 80 तो है ही पहले से, फिर यही 80 का उसको 35%, 7/20 होता है। वैसे तो फ्रैक्शन वैल्यू पर लिख देते हैं, कुछ महान लोग हैं ना। काट दो इसको, तो 20 से डायरेक्ट कट जाएगा। हाँ तो कितना हो गया 7 को 28, 28 जोड़ दो 80 में तो कितना हो जाएगा 108 यूनिट में, और इसके पास 10 यूनिट सिस्टर को दी उसने, ठीक है। आगे क्या बोला है, यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी, है ना। अंततः कितनी चॉकलेट थी 54, तो एक भानु के पास कितनी है यहाँ पर 108 यूनिट में, 108 यूनिट में हैं, और दी कितनी है 54, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 54/108, तो 54 दूनी 108, तो 1/2 आ गया, ठीक है। रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी, तो सिस्टर को कितनी दी थी 10 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 गुणित 10, तो 2 पंचे 10, तो कितनी चॉकलेट दी थी उसने अपनी बहन को 5 चॉकलेट, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वैसे कोई नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ, है ना आपको। देखो यहाँ पर हमको बोला था कि रवि के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उन चॉकलेट की संख्या का 80% भानु के पास, तो हमने मान लिया रवि के पास 100 है तो भानु के पास उसका 80%। आगे बोला रवि अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को देता है, तो हमको पता है 100 का 10% 10 ही होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर, बट ये नोट्स बनाने के लिए लिखो, है ना। अब देखो आगे, तो उसने बहन को 10 यूनिट चॉकलेट दे दी। आगे बोलता है भानु के पास शुरुआत में जितनी चॉकलेट थी उसकी 35% चॉकलेट उसे अपने अंकल से मिली,
और मिल गई। 80 तो थी उसके पास, 80 का 35% और मिल गया तो कितना आ गया टोटल 108 यूनिट। अब उनने बोला है कि भाई अंततः भानु के पास 54 चॉकलेट थी, तो 108 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 54 है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/2। हमको पूछा इसकी सिस्टर को कितनी दी थी रवि ने, तो 10 दी थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1/2 गुनी 10 तो 5, तो ये हमारा आंसर है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा टाइप 4 आ गया, टाइप 3 एंड हो गया है ना, टाइप 4 आ गया। तो चलो नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं ना अभी रेलवे में और एसएससी दोनों में ये क्वेश्चन बहुत आए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या दिया है हमको, पासिंग परसेंट बराबर दिया है 35%, है ना। टोटल हम मान लेते हैं 100% का पेपर था, टोटल 100% का पेपर था, है ना। ठीक, पासिंग परसेंट 35% लाएगा तो पास होगा, लेकिन उस बोल क्या रहा है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो मुझे ये बताओ भाई उसको पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 35% की वैल्यू कितनी होगी, 210 धन 14, क्योंकि वो 210 नंबर लाने के बाद भी 14 अंक से फेल हो जा रहा है, इसका मतलब उसको 14 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे ना। ठीक है भैया, तो 35% की वैल्यू, एक सेकंड, कितनी आ जाएगी, इसको जोड़ लो, 224 आ गई। अब इसको काट दो 7 से, 7 पाना 35, 7 3 का 7 दूनी 14, तो 1% की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 32/5। तो तुमको कितने परसेंट की वैल्यू, उनने बोला परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे 100, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 32/5 गुणित 100, 5 दूनी 10 20, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 640 है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर होगा भाई। ठीक है इजी। अब फिर से एक बार बता दूं, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन था अगर कोई बंदा अगर मान लो मैं हूँ, मैंने अपनी परीक्षा दी और मेरे को पास होने के लिए लाना था 35% मेरे को पास होने के लिए लाना था, लेकिन मुझे मिले कितने 210 नंबर, लेकिन मैं फेल हो गया 14 नंबर से। इसका मतलब मेरे को 14 नंबर अगर ज़्यादा लाता तो मेरे 35% बन जाते ना, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी क्लियर हो जाएगा डाउट। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत पहले ही कर लिया, पहली क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, बस यहाँ लैंग्वेज चेंज है ना। सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है, तो सैम और पीटर, तो पीटर का हमने 100 मान लिया, तो सेम का उसमें से 19% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 81 हो जाएगा, है ना। तो हमको बोला है पीटर द्वारा प्राप्त अंक सेम द्वारा प्राप्त अंक से, सेम द्वारा प्राप्त अंक से मतलब कंपैरिजन सेम के अंकों से कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेस में क्या आएगा 81, कितना कम भाई 19, वो हाँ कितना अधिक मिला सेम, कितना अधिक मिला पीटर को 19 ना, हाँ तो 19 से अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुना कर दो, ये पेन गड़बड़ हो जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, अब ये 1900/81 आ गया हमारे पास, 1900/81 है ना। तो भाई अब डिवाइड कर दो कितने बार में, 2 बार में, 8 दूनी 16, ठीक है हाँ 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले लिया तो 2 8 दूनी 16 162, तो 8 28 280, तो 8 24, हाँ तो 3 बार में, तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में हाँ 43.46% हमारा आंसर होगा। ठीक, डिवाइड कर लेना भाई जिसको अगर ज़्यादा ही करना है तो, ये एक लाइन मतलब कुछ लिखना ही नहीं था, हो जाता वैसे ही, ये सिर्फ इतना लिखना था तुमको एग्ज़ाम में, ये है ना, वो भी इतना भी नहीं, सिर्फ ये 2 चीज़, इतना सा लिख के आपका पेपर में क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। ठीक, चलो प्रैक्टिस क्लास में ये सब सिखाएंगे भी। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते पेपर में, है ना। रेलवे में बहुत क्वेश्चन आए इस टाइप के, तो आप ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से बताता हूँ पहले, क्योंकि अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया तो आपसे बनेगा नहीं, है ना। फिर हम ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन, तो बेसिक से करने के लिए हम मान लेते हैं टोटल मार्क्स, टोटल उसका नंबर कितने, परीक्षा कितने नंबर की थी, टोटल मार्क्स मान लिया हमने 100 की थी, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स को हम लिख देते हैं, पास मार्क। पहले विद्यार्थी के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 20% अंक प्राप्त करता है, मतलब 20x प्राप्त करता है करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर वो 30 नंबर से फेल हो जाएगा तो इसका मतलब उसको 30 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा पास होने के लिए, तो ये उसके पास मार्क्स हो गए, है ना। दूसरे विद्यार्थी के लिए क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन में, है ना। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन भी पढ़ते जाओ, है ना। फोकस रखना है दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि जहाँ पेन चल रहा है वहीं फोकस है। एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42% अधिक प्राप्त कर लेता है। अब ये जब ज़्यादा प्राप्त कर लेता है मेरे भाई, तो 42x इसको मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्राप्त कर लेता है तो उसमें से घटा देंगे हम, सॉरी 32x प्राप्त करता है ना। 32% माइनस 42 अंक कम करेंगे तभी पास मार्क्स आएंगे। जब पास मार्क्स इक्वल टू पास मार्क्स दोनों के इक्वल रख सकते हो, इक्वेशन बन जाएंगी 20x धन 30 बराबर 32x ऋण 42, है ना। घटा दो तो ऋण 12x बराबर से 4 3 7, तो ऋण 72, तो 12 ऋण से ऋण तो कट ही जाएगा, 12 छिंग कितना हो जाएगा 72, तो 1 से बराबर कितना आ गया 6। तो आपको अधिकतम अंक मतलब टोटल अंक बताना, तो 100x का वैल्यू बताना, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 600, आ गया तुम्हारा आंसर। तो ये भाई बेसिक है ना। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बेसिक। अब ये बेसिक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड। गोला कहाँ जा रहा है, ओके, और छोटा कर दे क्या, ठीक। अब मैं इसको आपको बताता हूँ ट्रिक से, यहाँ करते हैं ट्रिक से क्वेश्चन। ट्रिक से कुछ नहीं, यही है, बस डायरेक्ट लिख कर, ज़्यादा लिखना ना पड़े, यही है ना। अब 20% यहाँ देख लो आप, पास मार्क्स कितने होंगे उसके, 20% प्लस 30, ऐसे लिख दो अलग अलग, 20% प्लस 30, यहाँ कितना हो जाएगा 20%, यहाँ 32% माइनस 42, यही पासिंग मार्क्स होंगे भाई। अगर उसको 20% मिले तो 30 अंक से अनुत्तीर्ण होना, मतलब उसको पास करने के लिए 30 नंबर ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ एक्स्ट्रा 42 नंबर आ रहा है तो 42 घटाना पड़ेगा, यही होगा। तो भाई घटा दो इनको, कितना हो जाएगा घटाने पर, यहाँ पर घटाने पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर भी घटेगा तो धन ऋण ऋण हो जाएगा, ऋण से ऋण तो कट ही जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये देखो यहाँ ऐसा होगा ना, ऋण 42 और घटाएंगे तो ऋण 30, ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, है ना। अब यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना कि कैसे जुड़ गया सर, विलोपन विधि टाइप करी थी आपने 10th क्लास में, वहाँ भी साइन चेंज होते थे। देखो यहाँ पर ऋण ऋण जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 72, तो 12 छिंग 72, 1% की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1% की वैल्यू आई 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका और होता है ना। बाकी अब ये दोनों तरीके से देख लो। अब डायरेक्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन सेम है। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। मतलब उसको 20% अंक मिले, तो 10% से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 10 उसको ज़्यादा चाहिए पास करने के लिए, है ना, ठीक है। उस परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, 35% अंक प्राप्त हुए, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में 20 अधिक थे। मतलब 20 एक्स्ट्रा मिल गए तो 20 कम कर दो, यही, ठीक है भैया। अब घटा दो, कितना बच गया यहाँ पर 15, और यहाँ पर 30, है ना। तो 15 दूनी 30, तो 1 का मन कितना 2, ये परसेंट में, ये भी परसेंट, 1% की वैल्यू 2। तो हमको बोला न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब पासिंग मार्क्स निकालना है ना, 5% बताना है आपको। तो देखो 20% तो है ही है, ठीक है, प्लस ये 10 की वैल्यू निकालना है आपको यहाँ से, 1%, देखो 2 की वैल्यू कितनी है 1%, तो 2 में 5 का गुना करोगे तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%,
होना है ना। 10 को 20 में 10% जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे ना, ये पास मार्क्स तो लिखे थे। ठीक है, तो जब मुझे बताओ ये 2 मार्क्स की वैल्यू 1% है तो 10 मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, 5% होगी ना। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। तो 20 में कितना परसेंट जोड़ना है, 5%। तो पास मार्क्स कितने आ गए भाई, 25%। आप बोलोगे सर ये इस स्टेप से तो निकाल ली, इस स्टेप से कैसे निकालेंगे, तो इस स्टेप से ऐसे निकालेंगे भाई। ये 35% है, अब हमको 20% इसमें से कम करना है, मतलब 20 नंबर कम करना है। तो 20 नंबर की परसेंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 10 से गुना करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 कम करना 35 में, तो कितना हो गया, 25% आ गया ना। दोनों तरीके से आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25% इसका आंसर। चलो अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया टोटल मार्क्स कितने हैं, 100%। ठीक, यदि पेपर ए बी सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए, ये भारांक मतलब वेटेज, तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इजी टॉक के है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये 100% का 75 कितना हो जाएगा, 75 का हमको कितना भारांक है उसका 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। एक सेकेंड, तो ये आ गया 75। इसका हमको 40% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2/5। फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्लस 50, ये प्लस हमको 80 अंक का 100 का 80% 80 होगा क्या, कितना वेटेज लेना है 50%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 प्लस 10। अब ये हमारे पास 60% है, तो 100 का 60%, 60 का कितना वेटेज लेना है 10%, तो 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, तो यहाँ तो 6 ही आ गया। यहाँ 40 और 5 से 5 1 5, 5 25 है ना, सॉरी यहाँ है 30, यहाँ 40 और यहाँ 6, तो कितना हुआ 76। तो 76% हमारा आंसर है ना, डी। देखो इतने नंबर्स प्राप्त किए, लेकिन उनका वेटेज क्या है, भले उसने 75 अंक 100 में से प्राप्त किए, लेकिन उसका 40% ही वेटेज में लिया है ना। और यहाँ पर बी ने 80%, ये ए का था प्लस बी का था और ये सी का था, तो वेटेज 76% आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब टाइप 5 आ गया है, तो ये टाइप 5 के क्वेश्चन हम कल करेंगे। देखते हैं टाइप 5 में क्या है। अच्छा, ही चुनाव वाले क्वेश्चन आ गए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, और ये क्वेश्चन अगर बनता है तो करके देखना। बाकी आप क्लासेस को शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ भी, और पुरानी क्लासेस आप लगा नहीं रहे हो, पुरानी क्लासेस भी आपको प्रॉपर लगानी है। और कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताना है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।